अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। प्रोग्राम में हम बात करेंगे लोधरा इलेक्शंस की। NA 154 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहांगीर तरीन साहब ने बड़ी शिकस्त दी है नून लीग के सिद्दीक बलोच को। 1,38,000 वोट थे जहांगीर तरीन साहब के, जबकि 99,000 वोट थे सिद्दीक बलोच साहब के। तो तकरीबन 40,000 वोट से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये शिकस्त दी है। और लोधरा इलेक्शन की एक अच्छी टर्न आउट बड़ा ज्यादा था। 60% लोग जो है 60% जो है वो इस हल्के का टर्न आउट था। और हमने देखा कि जो इलेक्शन था वो बाय एंड लार्ज अमन व अमान से हो गया, कोई ऐसा बड़ा वाकया देखने में नहीं आया। लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए खुशी की बात यह कि बड़े अरसे के बाद उनको कोई जीत मिली है, क्योंकि मकबूलियत के दावे तो वो करते थे, लेकिन जब भी ऑन ग्राउंड इलेक्शन होता था तो उसमें वो दूसरे नंबर पर ही रहते थे और नून लीग बाजी ले जाती थी। लेकिन ये बड़े अरसे बाद जीत मिली और इसीलिए आज खान साहब खुद मौजूद थे लोधरा में। उन्होंने लोधरा की आवाम का शुक्रिया अदा भी किया और मजीद भी उन्होंने कुछ कहा। क्या कहा आपको सुनाते हैं। अगर नून लीग इतनी जबरदस्त थी बल्दियाती इलेक्शन में तो 40,000 से कैसे हार गई। मियां साहब अपने पीछे नहीं हटता, मैं कैमरों की तरफ देख के कह रहा हूं, पीछे नहीं हटता। अपने 2.5 अरब रुपया लोधरा के लोगों को देना आपने। ये सब इकट्ठे हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM और मौलाना साहब। आपका कप्तान कभी हार नहीं मानेगा, आपने भी हार नहीं मानी। ये मुकाबला है, मुकाबला करना आपके कप्तान को आता है, मुकाबला करना आता है, मार खानी आती है, गिर के खड़ा होना आता है। एक नया पाकिस्तान देखना चाहती है, एक नई इलेक्शन कमीशन देखना चाहती है। इमरान खान साहब आज लोधरा में जश्न मना रहे थे जीत का। इस पर मजीद हम बात करेंगे। हमारे साथ कराची स्टूडियोज में मौजूद है मोहम्मद जुबैर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मियां महमूद रशीद साहब। रशीद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया। जुबैर साहब, आपसे शुरू करते हैं। क्या हुआ, इतनी बड़ी शिकस्त की तवक्को तो मेरे ख्याल से नून लीग में कोई भी नहीं कर रहा होगा। ज्यादा से ज्यादा आप लोग ये अगर पेसिमिस्ट भी होते तो आप लोग ये कहते हैं कि तगड़ा मुकाबला होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। तहरीक इंसाफ, पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा भरपूर कामयाबी पर, और मेरा ख्याल है बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा है तहरीक इंसाफ ने, और हम इस अपनी जो शिकस्त है उसको तस्लीम करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ शहजाद, मेरा ख्याल है जो तज्जिया करने वाले हैं और सब एक इलेक्शन को उठा के जब तज्जिया किया जाता है तो ये दुनिया में कहीं भी नहीं होता। मेरा ख्याल 90% इलेक्शंस जो हैं बाय इलेक्शंस या बल्दियाती इलेक्शंस या कंटोनिंग बोर्ड के इलेक्शंस वो नून लीग जीती है। दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि 100 आउट ऑफ 100 टाइम्स एक ही पार्टी जीते। लेकिन ये उन 4 हलकों, इनकी अहमियत वो तहरीक इंसाफ कहते हैं, 4 हलकों में से एक हल्का था। सिर्फ वो इलेक्शन नहीं हो रहे ना, बल्दियाती भी हुए, बाय इलेक्शंस बहुत से हुए हैं। तो अगर उसको लेके अगर कोई अखज़ किया जाए, मेरा पॉइंट ये समझ लें, हरीपुर में हमने 50,000 वोटों से जीते थे। नेशनल इलेक्शंस में चंद 100 वोटों का फर्क था। 50,000 वोटों से हमने तो नहीं कहा कि इसका मतलब ये है कि KPK में धांधली हुई थी। हरीपुर में हम बाय इलेक्शन जीते थे। दूसरी बात ये मैं आपको कह दूं, 2013 में हम NA 122 जीते थे और 2015 में भी जीते। 2013 में NA 154 हम बुरे तरीके से हारे थे, इवन इन अ लैंडस्लाइड। जब PMLN के 116 नशिस्तें थी, 148 जीते थे, उसमें हमारे डिस्टेंट थर्ड था। तो कल आपने उन्हें भी मरवा दिया अपना टिकट देकर। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूं, लोधरा, मैं कह रहा हूं इवन इन दैट लैंडस्लाइड जब नून लीग इतनी पीछे आ रही थी तो दिस वाज अ वीक थिंग। हम और हमारे ऊपर जब इल्जाम लगाया जाता था धांधली का, तो हम तो थे ही नहीं। हम तो आप ये कह रहे हैं कि वजह शिकस्त की है कि आप नून लीग का वैसे ही वोट नहीं है लोधरा में। तो आप देख लेना, आप तमाम इलेक्शंस उठा के देख लेना। तो ये उससे मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जहां मैंने शुरू में मुबारकबाद दी है विदाउट इफ्स एंड बट्स, मैं सिर्फ ये जो नतीजा अखज़ करने की बात। आप क्या इतने गैर मकबूल है लोधरा में कि जो शख्स जीता था 2013 में उसको टिकट दिया वो भी डूब गया? नहीं, डूब नहीं गया। लाख वोट लेना एक बहुत बड़ी बात है। 40,000 वोट से क्या मतलब, अब PTI को 2 नशिस्तें भी ना मिले पूरे पाकिस्तान में तो बड़ी ज्यादती की बात है। जो उनके साथ पिटाई हुई थी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में, इंक्लूडिंग कराची या इंटीरियर सिंध या पंजाब में, तो मेरा ख्याल है अगर 2-4 सीटें जो अगर वो जीत लेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं है। महमूद रशीद साहब, एक तो ये कह रहे कोई परेशानी नहीं है, मुबारकबाद हो, आपने बड़ा अच्छा इलेक्शन लड़ा। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन में धांधली हुई थी, आज खान साहब ने ये कहा, या इससे पहले धांधली होती रही है। तो आज का ये लोधरा का एक नतीजा से आप ये जो है आकस नहीं कर सकते कि तमाम पिछले इलेक्शंस में जो नून लीग जीती है उनमें धांधली हुई थी? देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये बात तो एक बहुत बड़ा अपसेट है। तमाम पॉलिटिकल जो एनालिस्ट हैं
वो ये कह रहे हैं इतना बड़ा धचका है मुस्लिम लीग नून के लिए कि प्राइम मिनिस्टर वहां जाके वो सदीक बलोच 2 अरब मांगते हैं, ये कहते हैं मैं 2.5 अरब देता हूं, 2 फ्लाईओवर देता हूं, और उससे चंद दिन पहले जाके 3.5 अरब रुपए का 350 अरब रुपए का वो किसान पैकेज जो है उसका ऐलान करते हैं। तो मैं ये समझता हूं अब ये जितनी भी बातें कर लें, एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद जो नतीजा निकला वो आपके सामने। मैं जुबैर साहब की थोड़ी तस्वीर भी करना चाहता हूं। ये कहते हैं जी कोई एक आध सीट ना ले ले, भाई फैसलाबाद में आपकी छोड़ी हुई सीट हमने जीती, फैसलाबाद के अंदर, मुल्तान में भी आपने उसके बाद हाफिजाबाद में मुझे देखें, मैं बाय इलेक्शन की बात कर रहा हूं, मैंने आपको मैं भी बाय इलेक्शन की बात कर रहा हूं, मैं आपको जी मैं बाय इलेक्शन की बात कर रहा हूं। फैसलाबाद में आपकी जो जीती हुई सीट थी वो आपसे हमने छीनी, हमने हाफिजाबाद में आपसे छीनी, हमने मुल्तान में आपसे छीनी, हमने लाहौर में शोएब सिद्दीकी की एमपीए की सीट आपसे छीनी, मुल्तान में खैर छीनी नहीं थी, वो छीनी तो वो 100 दूसरी जो हमने रिटेन की थी। अच्छा, उसी निजाम के तहत जब छीनते हैं तो वो निजाम सही है, जब हम रिटेन करते हैं तो वो निजाम गलत है। मैं इसी तरफ आ रहा हूं ना, आप मुझे बात तो करने देना। मैं ये कह रहा हूं कि भैया ये आपको मान लेना चाहिए, ये हम नहीं कह रहे, आपको मानना चाहिए, हमें कोई मानने की जरूरत नहीं, हम तो शिकस्त अपनी मान लेना चाहिए कि 1900 ये जो 2013 का इंतखाब था ये मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट फेयर फ्री नहीं था। ये इस मुल्क की हरिपुर का पूछे ना, हरिपुर में हम जीते 50,000 से, तो उसका क्या मतलब है? हरिपुर में भाई हम हार गए, हरिपुर पंजाब में हार गए, तो वो पंजाब में नहीं था ना, लेकिन वो पंजाब में नहीं था, तो उसको फिर 2013 से रिलेट करें ना, फिर कहें ना कि 2013 में धांधली की थी। आप ये समझता हूं क्या कह रहे हैं महमूद साहब कि ये जो पीटीआई जो है वो आपकी नर्व्स पे सवार है, हर जगह डटकर आपका मुकाबला कर रही है, मैदान छोड़ने वाली नहीं है। हम अगर बल्दियाती इंतखाबात हारे तो उसमें धौंस धांधली तमाम हरबे, ये जो इलेक्शन रूल्स, तो ये जो लोधरा का इलेक्शन था महमूद साहब, आप समझते हैं कि इसमें धांधली नहीं हुई है? क्योंकि इस इलेक्शन से पहले आप कह रहे थे प्री पोल रिगिंग तो भरपूर हो रही है। देखिए ये इस तरह बात, दिस इज नॉट फेयर। मैं आपकी बात में बिल्कुल नहीं बोला, आपने 3 मिनट बात की, आप मुझे बात ही नहीं करने दे रहे। मैं बोल रहा हूं महमूद साहब, ये मेरा सवाल था आपसे, शहजाद बात कर रहा हूं, मेरा सवाल था आपसे, क्योंकि आप समझते हैं कि लोधरा के इलेक्शन में बिल्कुल धांधली नहीं हुई? नहीं, मैं ये समझता हूं धांधली हुई। इन्होंने की, क्या की इन्होंने प्री पोल रिगिंग की, अरबों रुपए के मंसूबे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अनाउंस होते हैं। क्या ये प्री पोल रिगिंग नहीं है? पिछले 1.5 माह के दौरान वहां पर वापडा, वहां पर सुई गैस, तमाम मरकजी और सूबाई महकमे जो हैं, भर्तियों से लेकर डेवलपमेंट के काम तक, गली गली सब कुछ इन्होंने किया। और इलेक्शन कमीशन को हम दुहाई देते रहे, जहांगीर तरीन साहब लेटर लिखते रहे कि ये सारा कुछ हो रहा है। किसी उन्होंने वो बल्ले और बल्लेबाज के हवाले से भी आपने एक इशू उठाया था, उसको भी रेज किया था। लेकिन ये इंपॉर्टेंट सवाल है जुबैर साहब कि आपने मेहनत तो की इस हल्के में, ऐसा नहीं खुला छोड़ दिया आपने। हमजा साहब गए, वजीर आजम साहब ने पैकेज अनाउंस किया, वहां पे तरक्याती काम हो रहा था, इसके बावजूद ये हारे। तो आप समझते हैं कि वाकई ये महमूद साहब जैसे कह रहे हैं कि एक सेटबैक है, और आपको शायद रिव्यू करना पड़ेगा कि एटलीस्ट साउथ पंजाब में आपकी पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, बल्दियाती इंतखाबात में भी रहीम यार खान से आप लोगों को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। महमूद साहब आपसे। मैं शहजाद सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए, हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टेक होता है, हर इलेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। शिकस्त होना एक हिस्सा है इलेक्शन का। एक कंसर्न बात ये होती है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा ख्याल है महमूद रशीद और इमरान खान को ना हिस्ट्री ना कोई ज्योग्राफी का पता है। बीजेपी स्वीप किए था 2014 में इलेक्शन, बिहार में इलेक्शन होते पिट जाते, दिल्ली में इलेक्शन होते, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते, 70 में से सिर्फ 3 सीट्स, ये वही पार्टी। सो ये एक जो रिलेशनशिप होती है ना, या ओबामा 2012 में लैंडस्लाइड विक्ट्री लेते हैं, 2014 में मिड टर्म इलेक्शंस में स्वेप्ट अवे डेमोक्रेटिक पार्टी। ये तो एक होता है, लेकिन अगर आप ओवरऑल तज्जिया करें, देखिए अगर आप इनके नैरेटिव पर शहजाद जाएंगे ना, तो कोई बात हो ही नहीं सकती। बिकॉज उनका नैरेटिव ये है कि जहां भी वो हारे तो वो धांधली है, और जहां वो जीते तो ये शिकस्त है। लेकिन आप समझते हैं कि ये उस पोजीशन में आ गई तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीतने के बाद कि नई मुहिम का आगाज करेंगे, या कोई नए पाकिस्तान की शुरुआत होगी यहाँ से? एक सेकंड, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप मुझे बताएं कि इस नैरेटिव के साथ क्या बहस हो सकती है कि अगर आप हारेंगे तो आपकी हारनी है, वो धांधली है, और अगर आप जीतेंगे तो वो आपने शिकस्त फाश दे दी। तो इस पर थी धांधली के बावजूद, वो ये कह रहे हैं। बावजूद तो मैं, आप एज ए मुस्लिम लीग लीडर, आप मुझे में से क्या मैं बहस करूं इस नैरेटिव के साथ? इस नैरेटिव के साथ तो बहस हो ही नहीं सकती। दुनिया में किसी को लाके बिठाते, भाई एनालाइज करते ना,
एनालाइज करते हैं। मैंने जो आपको बताया था कि 2000 हमने ये सीट हारी थी बुरे तरीके से, डिस्टेंट थर्ड था। सो ऑब्वियसली हमने काम किया, 45,000 से 1 लाख वोट लिए हमने, इंक्रीज किया अपना वोट बैंक। उसमें सिद्दीक बलोच से आज अपना वोट भी होगा, उनका भी होगा, आजाद, क्योंकि उन्होंने 85,000 वोट दिया था। लेकिन ये कहना कि जी लोधरा में जहां हम डिस्टेंट थर्ड थे, हारने से कोई एक नई सुबह तलू हो रही है, ये क्या हो रहा है? इस बहस को जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद। जो रेंजर्स के इख्तियारात का मामला है, जहां पे आमने सामने नजर आती है वफाकी और सूबाई हुकूमत, उस पर भी बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। महमूदुर रशीद साहब, ये बताएं, क्योंकि आज खान साहब ने इलेक्शन कमीशन को फिर जो है तनकीद का निशाना बनाया, तो आप कोई इस इलेक्शन एक सीट जीतने के बाद कोई नई मुहिम का आगाज करेंगे आप इस धांधली के खिलाफ या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ? देखिए, इलेक्शन कमीशन पे तो मुसलसल हम ये कह रहे हैं कि जब तक वो चारों मेंबर्स बैठे हैं इलेक्शन कमीशन के, और वो हम हमेशा कह रहे हैं वो तो गवर्नमेंट के पपेट के तौर पे काम कर रहे हैं। ये इस इंतखाब के अंदर भी बल्लेबाज का निशान देना और जहांगीर खां का निशान देना और उसके साथ ही जहांगीर खां तरीन कर देना, ये सारी क्या चीजें हैं? यानी कोई एक कॉमन सेंस रखने वाला शख्स भी ये समझ सकता है कि ये सारा कुछ किस तरह से हो रहा है, ये मिली भगत से सारा कुछ हो रहा है। मैं दूसरी बात, जुबैर ये कह रहे थे ना कि इनको कोई जोग्राफी का तारीख का नहीं पता। 2 साल से इनका नाम हम सुन रहे हैं कि ये माहिर मुआशियात हैं शायद। इन्हें सियासत की अलफ बे अबजद का क्या पता है कि सियासत क्या है, कहां से चली, कौन क्या था और आप एक दूसरे को पढ़वा लेगा बाद में। तो ये जुबैर से पूछे, असद उमर ने कहां से सियासत सीखी थी? आपके जो सीनियर रहनुमा हैं उनका बैकग्राउंड और मेरा तो सेम है। मुझे नहीं, इसका जवाब देना। आपने मेरे जात पर हमला किया है, आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि असद उमर ने सियासत कहां से सीखी थी। उनका बैकग्राउंड और मेरा तो सेम है। आप पर मेरा सवाल का जवाब, मैं आम आदमी पार्टी की एग्जांपल दे रहा हूं, बीजेपी की एग्जांपल दे रहा हूं, ओबामा की एग्जांपल दे रहा हूं, कौन सी गलत एग्जांपल दी है? आप बताएं ना कि असद उमर का बैकग्राउंड क्या है? लेकिन आप सियासत की अलफ बे का, आप असद उमर का खुद पूछ लीजिए। मैं तो अपने आप बताएं ना, आपकी पार्टी के इतने सीनियर बेहतर पोजीशन में असद उमर साहब से ये पूछने के लिए नहीं, तो इल्जाम तो ये मेरे पर लगा रहे हैं ना कि मुझे नमूदार हुए 2 साल से। इसलिए अभी आपको 10-20 साल चाहिए सियासत की जो पस मंजर है वो समझने के लिए, वो समझ रहे हैं, सीख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो आपको पता चल जाएगा कि सियासत क्या होती है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि जब भी आप बात करें कि आप इस तरह बात ना करें। इमरान खान को क्या पता है जुग्राफी का, सियासत का? यानी जो बंदा 18 साल से जिसने आपको जो है ना वो खड़ा कर दिया पूरी कौम को, और आपको नाको चने चबवा दिए, आपको रात को नींद नहीं आती, डरावने ख्वाब आते हैं इमरान खान और पीटीआई। तो आप उसको कह रहे हैं जो उसको क्या पता है जुग्राफी का और सियासत का? चलिए ठीक है, इस लोधरा के इलेक्शन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक और इंपॉर्टेंट इशू है जो मुझे प्रोग्राम में डिस्कस करना है। जुबैर साहब, वफाकी हुकूमत ने जो है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो समरी आई थी रेजोल्यूशन के बाद, उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि तमाम पावर्स जो है वो पूरे मिलने चाहिए। आज आसिफ अली जरदारी साहब का यह बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं वफाक ने सिंध पर हमला किया है, आइन को पामाल किया है, और अगर ऐसा ही करते रहे तो कौम अदम इस्तेकाम के दलदल में फंस जाएगी। तो आइन को पामाल किया है, आपने सिंध पर हमला किया है वफाकी हुकूमत ने। देखें, ये मामला तो काफ़ी सेंसिटिव है। वफाक और सूबे के दरमियान कभी भी इस तरह से इस हद तक मसला नहीं आना चाहिए। अब पॉइंट ये है कि एक तरफ अवाम है, पाकिस्तान के अवाम, कराची के अवाम ख़ास तौर पर, जो चाहते हैं कि यहाँ अमन हो, और वो समझते हैं कि जो पावर्स रेंजर्स को दी गई थी उसकी वजह से अमन कायम हुआ है, और काफ़ी हद तक वो जो ऑपरेशन के अहदाफ थे वो पाकिस्तानी कौम ने अचीव किए। उसमें जो रेंजर्स के वो जो ख़ास जो उनके पावर्स थी वो उसका बड़ा एक कंट्रीब्यूशन था। अब अगर आप सडनली इन द मिडल ऑफ द ऑपरेशन, अब ऑपरेशन ख़त्म तो नहीं हुआ, अगर आप वो ख़त्म कर लिए जाएंगे, ये हमारा नुक्ते नज़र है, और हम समझते हैं कि ये नुक्ते नज़र कराची के अवाम का भी है और जनरली पब्लिक का भी ये नुक्ते नज़र है पाकिस्तान के अवाम का, कि अगर आपने वो पावर्स ना दिए बिजनेस कम्युनिटी का, अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश होगी। वजीर आजम साहब गालिबन 28 तारीख को आ रहे हैं कराची, लेकिन ये पहले बातचीत करके क्यों नहीं हल कर लिया गया? वहां से एक समरी आई, उसको रिजेक्ट करके अपना ऑर्डर देना, तो फिर तो जाहिर सी बात है वफाक और सूबाई हुकूमत में एक टसल हो जाएगी ना। इसको अवॉइड क्यों नहीं किया नून लीग ने? अवॉइड तो हम करना चाहते थे, लेकिन जाहिर सी बात है सिंध की हुकूमत की अपनी तरजीहात थी, और मैं उसको पब्लिक में और रेज़ नहीं करता कि हालात और ज़्यादा ख़राब हों। मेरा ख्याल है आपने जो बात की है कि डैमेज कंट्रोल करने का वक्त है,
और बजाय कि हम एक दूसरे को ब्लेम करें पब्लिक में जाके, अब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला उसको एफर्ट कर रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए। और मेरा ख्याल है कि नुक्ता इतना डिफरेंस नहीं है जितना पब्लिक में उसको उछाल दिया गया, और इंशाल्लाह ताला उसको जल्द हल कर लिया जाएगा और रेंजर्स को वो पावर्स मिलेंगी जिससे वो यहाँ अमन कायम कर सके। पावर्स मिलेंगी या तो पॉलिटिकल सोल्यूशन निकाल के या फिर अपनी अथॉरिटी को इंडोर्स करके, या सिंध की हुकूमत ये बताए काउंटर प्रपोजल में कि जी अमन कैसे कायम हो सकता है विदाउट दोस पावर्स। वो कह रहे हमने पावर कम नहीं किए, सिर्फ हमसे पूछ के करें। नहीं पूछ के नहीं, एक तो दो चीजें, एक तो हमसे पूछ के करें और एक ये करप्शन रिलेटेड है, करप्शन और टेररिज्म का लिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी वो सिंध की हुकूमत ये कहती है कि करप्शन रिलेटेड केसेस वो ना लें, हम भी ये कहते हैं कि ना लें क्योंकि उस जी मैं जरा महमूद साहब से भी इस पे पूछ लूं। महमूद साहब, इस पर आपकी पोजीशन और आपकी जमात की पोजीशन क्या है? क्योंकि वैसे तो आप लोग जाहिर सी बात है बड़े मुखालफत करते हैं नून लीग के ज्यादातर इकदाम की, आप ऑपोजिशन में और सियासत तो होती है इन इशूज पे, लेकिन इस इशू पे किसके साथ खड़े हुए? वफाक अपनी जगह पे ठीक है या आप समझते हैं कि सिंध हुकूमत ने जो इकदाम उठाया था वो ठीक था? देखिए, मैं समझता हूँ ये इंतहाई बदकिस्मती है कि वो ऑपरेशन जो सारी कौम की मंजूरी से शुरू किया गया था, जिसके समरात भी सामने आए, लोगों ने सुख का सांस लिया, अब उसको पोलिटिसाइज किया जा रहा है, उसको कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है और उसमें बड़ी हद तक कुछ जायज़ बातें हैं कि वह जब पीपल्स पार्टी के लोग जब ये कहते हैं या एमक्यूएम के लोग ये कहते हैं कि क्या सारी करप्शन, सारी दहशतगर्दी वो कराची में सिंध में आ गई है, बाकी सूबों में नहीं है, तो ये एक लॉजिकल बात है कि इस ऑपरेशन का दायरा जो है पूरे मुल्क के अंदर फैलाया जाना चाहिए था और उसके ऊपर अक्रॉस द बोर्ड जहां जहां लोग, अगर करप्शन की बात है, जहां दहशतगर्दी के खात्मे की बात है, तो पूरे मुल्क पे इसका फोकस होना चाहिए था। अब मैं ये समझता हूं कि बादियों नजर में तो ये लगता है कि ये सारी नूरा कुश्ती हो रही है जी, ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि अल्टीमेटली ये सारा सिस्टम जो है ना, मैं ये समझता हूं कि पीपल्स पार्टी तो शायद ये आखिरी हद तक भी जाएगी और वो सियासी शहीद बनने नहीं, लेकिन इसमें अगर आप कह रहे हैं नूरा कुश्ती है तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि नून लीग हासिल क्या करेगी? वफाकी हुकूमत उनके पास है, पंजाब की हुकूमत उनके पास है, वो तो चाहेंगे कि 5 साल बड़े आराम से हमारे निकले, वो क्यों टसल लेंगे इस वक्त और क्या इनका मफाद क्या है, ये मुझे समझाएं। उसका वो ये चाहेंगे कि इसका दायरा पंजाब तक ना आए। आप मुझे बताइए, पिछले 1-1.5 साल से ये जारी है ये ऑपरेशन, क्या यहां कोई कार्रवाई हुई? किसी एक बंदे का नाम बता दें, क्या यहाँ सारे हाजी सलाम पूरे पंजाब के अंदर? साहब, अगर ये चाहते हैं कि पंजाब तक ना आए तो फिर ये तो सपोर्ट करते हैं ना सिंध हुकूमत को, पीपल्स पार्टी को, कि हाँ ठीक है महदूद रखें इनके इख्तियारात, ये काट दें इनके पर। ये इस कंट्रोवर्सी में पड़े रहे और ये रेंजर्स की और पीपल्स पार्टी की लड़ाई और ये तमाशा देखते रहे और इस तरफ कोई मामला ना आए। मैं आपका कुछ हद तक जो आपका पॉइंट समझाऊं, मैं जरा जुबैर साहब के सामने रखता हूं। वो कह रहे हैं कि भाई नून लीग भी नूरा कुश्ती कर रही है इसमें और हदफ ये है कि इस मसले को उलझा दे ताकि ये मसले में उलझे रहे और फिर वो पंजाब तक ना पहुंचे। मैं तो आज फैसला कर रहा हूं कि तहरीक इंसाफ की कभी मैं किसी के साथ नहीं आऊंगा। उसकी वजह ये किस चीज का हल है? उसकी वजह ये हल निकाले कैसे, क्या बहस करे, मतलब कुछ भी आपका सवाल कुछ है, हर चीज में हमारा कसूर है। और नूरा कुश्ती किस लिए? भाई नूरा कुश्ती, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि भाई अगर हम चाहते तो हम तो सिंध हुकूमत को सपोर्ट करते ना, कि ताकि अगर रेंजर्स के पावर्स को कट करेंगे तो कल को रेंजर्स को वो पावर फिर पंजाब में भी हम डिफेंड कर सकते हैं। आपकी और अगर हम उनकी पावर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, आपने सपोर्ट किया है उन्हें, अकेली पीपल्स पार्टी कभी ये समरी नहीं भेज सकती थी। अच्छा, आपने सपोर्ट किया इसलिए वो कह रहे हैं समरी आई। हमने कैसे सपोर्ट जी। अब ये पता नहीं रात के 12 बजे और सुबह के 7 बजे के दरमियान महमूद रशीद और इमरान खान को कहां से कौन इतला देता है, कौन फोन करके बताता है कि हम इनके साथ नूरा कुश्ती कर रहे हैं, तो हमें तो नहीं पता। हमें तो देखें जेन्युइनली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, सितंबर 2013 में ये ऑपरेशन शुरू हुआ था। 10-12 साल से यहां गड़बड़ थी, ठीक है, सिर्फ नून लीग आई थी हुकूमत में तो मियां नवाज शरीफ कराची में आके ऑपरेशन का आगाज किया था। उससे पहले सारे बैठे थे, इमरान खान साहब जनरल मुशर्रफ की गोद में बैठे थे, ऑपरेशन क्यों नहीं करते थे? मुझे क्विक ब्रेक लेना है। आपका बहुत शुक्रिया जुबैर से शामिल होने के लिए। महमूद साहब आपका भी शुक्रिया। एक अहम इशू ये कि आज जरदारी साहब कह रहे हैं कि आइन को पामाल किया जा रहा है, लेकिन एक और इशू है, वो है बल्दियाती इंतखाबात के बाद जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनके इख्तियारात का। वहां पर एमक्यूएम ये कहती है कि जो आईनी इख्तियारात हैं हमें नहीं दिए जा रहे, तो क्या वहां पर फिर आइन पामाल नहीं होता? इस पर बात करेंगे वसीम अख्तर साहब के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। एक तरफ तो रेंजर्स के इख्तियारात का मामला है, जहां पे सिंध हुकूमत चाहती है कि इनको मशरूत और महदूद इख्तियारात दिए जाएं। वफाकी हुकूमत चाहती है कि जैसे इख्तियारात इनके पहले थे, यानी कि कंप्लीट पुलिसिंग पावर जो है वो रेंजर्स को दी जाए। ये मामला अब तक तय नहीं हुआ है और हम देख रहे हैं कि वफाक और सिंध हुकूमत इस पर आमने सामने है। इसी तरीके का एक और इशू है, वो है बल्दियाती निज़ाम में जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनको क्या इख्तियारात मिलेंगे। इस इशू को इलेक्शन से पहले भी रेज किया गया था, लेकिन अब इलेक्शन हो गए हैं, इस पर अब भी बात हो रही है कि इख्तियारात बहुत ही महदूद हैं और जो लोकल बॉडीज़ हैं वो अवाम के लिए काम नहीं कर सकेंगी अगर उनको माली इख्तियारात ना दिए जाएं और इंतज़ामी इख्तियारात ना दिए जाएं। और इसी सिलसिले में अब हम बात करेंगे कि जो कराची के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं या सिंध के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनको कैसे इख्तियारात मिलेंगे। इस पर MQM जो है उन्होंने भी एहतजाज किया, उन्होंने जो बातें की है कि हम कोर्ट में भी जाएंगे और बातचीत के जरिए भी इस मामले को हल करने की कोशिश करेंगे। तो इसी पर हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ वसीम अख्तर साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा MQM के, और कराची के लिए नॉमिनेट किया है MQM ने इनको फॉर द मेयरशिप। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। वसीम अख्तर साहब, ये इख्तियारात का जो मामला है, आप अगर मेयर बन जाते हैं तो इसको किस तरीके से हल किया जाएगा? पहले से आप लोग एहतजाज कर रहे हैं कि हमें इख्तियारात नहीं मिलेंगे, तो इसको हल करने के लिए क्या सियासी तौर पे बातचीत होगी पीपल्स पार्टी के साथ या कानूनी दरवाज़ा खटखटाया जाएगा? देखिए, हमारी कोशिश होगी कि हम बातचीत के ज़रिए जो पावर्स लोकल गवर्नमेंट को मिलने चाहिए वो बातचीत के ज़रिए हल हो जाएं तो बहुत अच्छा है। और इसमें बड़ा क्लियर आर्टिकल है आइन के अंदर 140A जो कि कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट जब फॉर्म हो जाए तो उसको मिलने चाहिए। सिंध गवर्नमेंट ने अफसोस से कहना पड़ता है इसका उलट किया है। 2013 का एक एक्ट पास कराया है, ज़ाहिर है अददी एतबार से उनके नंबर ज़्यादा हैं सिंध असम्बली में, लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013। हम उसको उस एक्ट में अमेंडमेंट भी अब जमा कराएंगे कि अगर अमेंडमेंट मंजूर हो जाती है एमिकेबली, सारी जमातें मिल के अगर उसको अप्रूव करती हैं तो पावर्स नीचे आएंगे। अब जो पावर्स हैं वो ज़्यादातर सिंध गवर्नमेंट के पास हैं या फिर जो कमिश्नरी निज़ाम होता है ब्यूरोक्रेट्स के पास हैं। तो फिर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन क्यों कराए गए? एक थर्ड टियर जमहूरियत का जो है वो एक नर्सरी होता है लोकल गवर्नमेंट, अगर उसको भी आप नहीं चलने देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? सिंध का वैसे ही बुरा हाल। इलेक्शन से पहले आप लोगों ने एतराज जरूर किया था इस पर, लेकिन कोई बाकायदा तहरीक नहीं चलाई थी। अब जबकि वो कराची के हवाले से अगर हम बात करें वो हार चुके हैं, MQM जीत चुकी है, तो क्या उम्मीद है आपको कि इसका बैठ के बातचीत करके हल निकाला जा सकता है? मुझे तो उम्मीद है कि जितने भी लोग इलेक्ट होके आए हैं वो सिर्फ MQM से नहीं है। सिंध में कोई 23 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां इनकी मेजॉरिटी है पीपल्स पार्टी के। पीपल्स पार्टी के अपने चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स के पास इख्तियारात नहीं होंगे। तो मैं समझता हूं हम अगर ये इख्तियारात नहीं दिए गए तो ये सारे इलेक्टेड लोग जो हैं वो एक प्रेशर ग्रुप बन जाएगा। उसमें पीपल्स पार्टी के भी लोग होंगे, मेरी बातचीत भी हो रही है उनसे, वो भी कहते हैं कि पावर्स तो है ही नहीं, तो इस तरह से कैसे चलेगी लोकल गवर्नमेंट पूरे सिंध में। मगर हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम बातचीत के जरिए कोशिश करेंगे। अदरवाइज हम कोर्ट में जाएंगे। जिस कोर्ट ने हमें इलेक्शन कराने के सिंध गवर्नमेंट को ऑर्डर्स दिए थे, क्योंकि जमहूरी सो कॉल्ड जमहूरियत पसंद हुकूमतें इलेक्शन लोकल बॉडीज के नहीं कराती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से इनको कराने पड़े, तो हम कोर्ट में जाएंगे कि 140A को भी इंप्लीमेंट कराया जाए। ठीक है, तो अब हो सकता ये है तो कोर्ट हमारी मदद करे। बहुत ही तवील सब्जेक्ट है वसीम अख्तर साहब, लेकिन अगर मैं पूछूं आपको कि बुनियादी 2-3 ऐसे कौन से इश्यूज हैं और ऐसे कौन से इख्तियारात हैं जो कि आपके ख्याल में फौरी तौर पे मुंतकिल होने चाहिए लोकल बॉडीज पर, तो कौन कौन से वो हैं? देखें, जो प्रायोरिटी है इस वक्त, जो मेन इश्यूज हैं, बर्निंग इश्यूज, उसके पावर्स भी सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हुए हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक बोर्ड बना दिया उन्होंने, अथॉरिटी बना दी है जो कंट्रोल करते हैं CM साहब। उसके बाद बिल्डिंग कंट्रोल भी उन्हीं के पास है, वाटर बोर्ड भी उन्हीं के पास है। तो मेरी जो प्रायोरिटी इश्यूज हैं वो पर्टेन करती हैं या मैटर करती हैं सफाई से। कराची इसको एक आम आदमी के लिए आसान बना दें वसीम अख्तर साहब, सड़कें साफ करने का कराची में अगर मामला है तो वो इख्तियार आपके पास होगा या सिंध हुकूमत के पास होगा कायम अली शाह साहब के अंडर?
सिंध हुकूमत के पास है। सिंध हुकूमत के पास मेरी मगर हमारी कोशिश होगी कि हम अपनी शुरुआत जो है वो किसी भी तरह से क्लीन कराची से शुरू करें। एक और चीज बताता चलूं, बजट भी उन्हीं के कंट्रोल में है। काउंसिल बजट पास करता है और अप्रूवल सीएम साहब करते हैं। तो ये कैसे चलेगा, ओथ लेने के बाद कुछ पिक्चर क्लियर होगी। ठीक है, इसमें दो और मंसूबे हैं जिनके हवाले से बार बार बात की जाती है वसीम अख्तर साहब। वो एक तो K4 का मंसूबा है, अब उसकी भी मिसाल दे दें। ये आपके जो है इख्तियारात में होगा कि K4 मंसूबे को किस तरीके से लेके आगे जाना है। S3 का मंसूबा है, क्या ये आपके हाथ में होगा या ये भी सिंध हुकूमत के हाथ में होगा? वाटर बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास है। चेयरमैन जो हैं वो लोकल बॉडीज के मिनिस्टर हैं, लोकल गवर्नमेंट के, तो उन्हीं के पास है। मैं वही बता रहा हूं, सारे जो मेन इदारे हैं वो सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हुए हैं। तो बस फिर आपसे मेरे ख्याल से रोजाना टॉक शो पे मुलाकात होती रहेगी, क्योंकि इख्तियारात तो आपके पास कोई है नहीं। टॉक शो पे बैठ के हम तबसरा करते रहेंगे इस पर। ये तो बात की बातें हैं, ये सोल्यूशन नहीं है। ये हम सोल्यूशन पे जाएंगे। हमें अवाम ने मैंडेट दिया है। मुझे टॉक शो से कोई सरोकार नहीं है। मैं अवाम के लिए अवाम में जाऊंगा उसके सोल्यूशन के लिए। अगर मुझे कोर्ट ने भी रिलीफ नहीं दिया तो जिस अवाम ने वोट डाला है मैं उसके पास जाऊंगा और फिर हम अपना लाएअमल बनाएंगे। हो सकता है वो एहतजाज की तरफ चला जाए, और बहुत सारी सियासी और जमातें हैं सिंध के अंदर जो मेरा साथ देंगी, और हो सकता है पीपल्स पार्टी के लोग मेरा साथ दें। ठीक है, और सियासी जमातों ने आपको सपोर्ट किया भी है इस पर। मैंने देखा था कि तहरीक इंसाफ ने भी कहा है, जमात इस्लामी ने भी कहा है कि अब इंतखाबात हो गए तो मेयर को और जितने भी इलेक्टेड नुमाइंदे उनको इख्तियारात मिलने चाहिए। तो ऑपोजिशन जो कि एमक्यूएम के खिलाफ ऑपोजिशन है, वो भी आपके साथ इस चीज पर मुत्तहिद है। और साथ साथ आपने भी कहा है कि कराची को आगे बढ़ाने के लिए आप भी इन जमातों को साथ लेके चलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने इंशाल्लाह ओथ होने के बाद मैं खुद इनके पास जाऊंगा और हम मिल के काम करेंगे। कराची को पुरअमन और हम इसको तरक्की देंगे, चाहे कोई मजहब से ताल्लुक रखता हो। एक और बड़ा चैलेंज आपके लिए वसीम अख्तर साहब वो ये होगा कि आपका मुआवजा किया जाएगा मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर से। जब वो मेयर थे कराची में बहुत काम हुआ, लेकिन उस वक्त एक एडवांटेज था, आप लोग हुकूमत में भी थे, आप खुद इंटीरियर मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे सिंध के, तो उस वक्त बड़ा काम हुआ है कराची में। अब आपके काम को उनसे कंपेयर किया जाएगा। वो यंग भी थे आपसे उम्र में, माजरत के साथ, तो ये चैलेंज आपके लिए कितना बड़ा होगा कि उस तरह उस दौर में जो काम हुआ है वैसा काम आपने करके दिखाना है? देखें, ऐसा मैं नहीं समझता। वो जो काम हुआ था वो भी अल्ताफ भाई के विजन और उनकी गाइडेंस में हुआ था, और पूरी पार्टी का बैकअप था। हुकूमत में हम थे जैसे कि आपने कहा, और मुशर्रफ साहब ने फंड्स भी जो मिलने चाहिए कराची को वो दिए गए। इस बार वो फंड्स नहीं आ रहे नजर हमें, मगर हम कोशिश करेंगे कि जो बाकी काम रह गया है, जो गैप आया था पिछले काम की वजह से, और एक 8 साल का गैप आया, ना इन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने ना मेंटेनेंस की है, ना नए प्रोजेक्ट्स दिए हैं, तो हम उसको कंप्लीट करें इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि हम अपने पावर्स भी लेंगे और इंशाल्लाह हम आवाम की खिदमत भी करेंगे। ठीक है वसीम साहब, अभी आप नॉमिनेटेड हैं, अभी आप इलेक्ट नहीं हुए एज ए मेयर ऑफ कराची, लेकिन कुछ कानूनी हर्डल्स आपके सामने हैं, कुछ कानूनी रुकावटें हैं। 2-3 एफआईआर हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक तो आपको पता है 2-3 रोज पहले 25 जो एमक्यूएम के सीनियर लीडर्स हैं, जिनमें आपका भी नाम है, उनके खिलाफ नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जो है वो जारी किए गए हैं। इसके बाद जो डॉक्टर आसिम का केस चल रहा है, उनके खिलाफ जो एफआईआर है उसमें भी आपका नाम है और आपके साथ दीगर एमक्यूएम के रहनुमाओं का नाम है कि आप लोगों के कहने पे वो दहशतगर्दों का इलाज करते थे। फिर जो खाने छीनने वाला एक बयान था उस पर रेंजर्स ने आपको सूट किया हुआ है। तो ये कानूनी रुकावटें भी हैं आपके सामने, इनको कैसे दूर करेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेयर इलेक्ट होने के लिए ये कोई हर्डल्स नहीं आ सकती, ना कानूनी ना सियासी। ये मामलात अलग हैं, ये सब झूठी एफआईआर हैं, इनमें सच्चाई नहीं है। तो इंशाल्लाह हम कोर्ट में इनको फेस करेंगे। दिस हैज नथिंग टू डू विद ओथ और इलेक्शन फॉर मेयर ऑफ कराची। सही। इनमें से 2 मुकदमा तो ऐसे जिसमें रऊफ सिद्दीकी साहब ने बेल भी ली थी, लेकिन आप नहीं गए हैं उस तरफ, इसकी क्या वजह है?
देखें, मैं नहीं समझता ये केसेस जो हैं ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और कुछ भी नहीं है, जस्ट टू प्रेशराइज। अगर केस बनाना होगा जिस तरह से ये बना रहे हैं केस, जो कोई भी थाने में चला जाए और गद्दारी का केस एसएचओ आराम से काट देता है एफआईआर, मगर कोई सच्चा आदमी जिसको वाकई में एफआईआर कटानी हो, गरीब आदमी, वो जाए तो एसएचओ मना कर देता है, तो फिर उस आदमी को कोर्ट में जाना पड़ता है, कोर्ट ऑर्डर्स करते हैं या फिर रिश्वत दे। और ये आदमी हमारे लिए एफआईआर काटने के लिए दे जस्ट वॉक इन एंड जी वसीम साहब को मैंने टीवी पे देखा और मुझे पसंद नहीं आया, वो गद्दारी के जुमरे में ले आया, उसने गद्दारी का केस भी बना दिया। लेकिन और एसएचओ साहब ने मुझे बाद में बताया भी, एसएचओ सुने एसएचओ साहब ने बाद में मुझे फोन पे भी बताया कि यार हम मजबूर हैं, अब क्या करें, ये तो काटनी पड़ती है। मैं बोला तुमने गद्दार बना दिया मुझे, कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? तो कहना नहीं सर छोड़ें इस बात को, आपको तो पता ही है ना, इस तरह से तो होता ही है हमारे यहाँ। मुझे प्रेशर था कि आपके खिलाफ एफआईआर काटनी है, तो दो आदमी आए थे, कोई गुलाब खान या कोई मेरे ख्याल में समंदर खान, वो गए और मेरी तकरीर उनको पसंद नहीं आई तो एफआईआर कर दी गद्दारी की। सही, मैं कानून ये कह रहा था कि ये जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये तो 100 वोटों लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को 100 वोटों लेना चाहिए इस पे कि ये क्या मजाक बनाया हुआ है इस मुल्क में कि जो मर्जी एफआईआर कटवा दो, कोई जाए और किसी की इज्जत की धज्जियां बिखेर दे और मुझे गद्दार कह दे कोई। तो माजरत के साथ मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये क्या किया जा रहा है, क्यों ऐसा करते हैं ये लोग। मैं प्रेशर में आ जाऊंगा? मैं तो नहीं आऊंगा प्रेशर में, मुझे अरेस्ट करना है, मैं बैठा हूं, अरेस्ट कर लें मुझे, ठीक है, मुझे अरेस्ट करना है तो अरेस्ट कर लें। एफआईआर कटा के टीवी पे मीडिया ट्रायल फ्लैश करना कि ये हो गया, वो हो गया, गद्दार हो गया, दहशतगर्द का इलाज करा रहा है, क्या बेवकूफियां हैं ये मेरी नजर में तो सब। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अगर गिरफ्तार कर रहा है तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन अब तक तो ऐसी कोई हमने नहीं देखी है कि आपके खिलाफ कोई गिरफ्तारी के हवाले से कोई कदम उठाया गया हो। वसीम साहब, एक और इंपॉर्टेंट इशू जो आपको अभी पता है कि रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से चल रहा है सिंध और वफाक के दरमियान, अब इसमें एमक्यूएम की पोजीशन क्या है? सिंध असेंबली में तो आपने उस रेजोल्यूशन को फाड़ के फेंक दिया था जो कि मंजूर भी हो गई, लेकिन उस पर वफाक ने अपना एक मौकिफ दिया है, उन्होंने कहा है कि मुकम्मल पावर होने चाहिए। तो इसमें एमक्यूएम अब कहां पे खड़ी है? आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे कौन दुरुस्त जगह पर है, वफाक या सिंध हुकूमत? देखें, अगर इन लेटर एंड स्पिरिट अगर नीयत साफ है और वाकई में टारगेट ऑपरेशन कंप्लीट करना है तो पावर्स तो देने होंगे। और नेशनल प्रोविंशियल असेंबली में हमारा मौक़िफ़ भी यही था, हमें बात करनी नहीं दी गई, हम वॉकआउट किया हमने भी उसमें कुछ ऐड करना चाहा था, हम भी रेजोल्यूशन डालना चाह रहे थे। तो ऐसा नहीं है, अब हमने खुद इजाज़त दी है, पूरे मुल्क ने इजाज़त दी है, सारी सियासी मजहबी जमातों ने इजाज़त दी है ऑपरेशन की जी, तो फिर उसमें आगे बढ़ना चाहिए। और फिर सिर्फ ऐसा नहीं हो कि करप्शन को छोड़ दिया जाए। वाई, करप्शन भी एक दहशतगर्दी है, पूरा मुल्क खा गए हैं ये लोग, पूरा मुल्क लूट चुके हैं, बाहर अरबों रुपया खरबों रुपया ले जा चुके हैं। लेकिन वसीम साहब, वो रेंजर्स का काम तो नहीं है ना, वो रेंजर्स का इख्तियार तो नहीं हो सकता कि करप्शन पे वो तहकीकात करे या करप्शन के मुल्जिमान को गिरफ्तार करें? उसके लिए FIA है, वो काम कर रही है, मुतल्लका इदारे हैं, और जहां अरेस्ट करना होता है वो रेंजर्स को इस्तेमाल करते हैं फॉर द अरेस्ट। मगर अगर लेटर तो है वो FIA की जाए तो आप समझते हैं कि वफाक दुरुस्त जगह पे खड़ा हुआ है, मुकम्मल इख्तियार मिलने चाहिए रेंजर्स को? अगर आपको टारगेट अचीव करना है, दहशतगर्दों को खत्म करना है, कलअदम तंजीमों को खत्म करना है, TTP को खत्म करना है, दाइश IS को खत्म करना है, तो जाहिर इख्तियार देने होंगे आपको। अब से कुछ देर पहले आसिफ अली जरदारी साहब का यह बयान आया था कि वफाक ने सिंध पर हमला करके आइन को पामाल किया है, लेकिन साथ साथ आप कह रहे हैं कि 140A, आर्टिकल 140A जो कि मुकम्मल बल्दियाती इख्तियारात मांगता है, वहां पर उन्होंने वायलेट किया है। तो ये जरूर सामने रखेगा कि अगर ये वायलेशन है तो 140A की वायलेशन है, इख्तियारात ना देना। देखें, आइन को मजाक बनाया हुआ है सियासी लीडरान ने, अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। अवाम का जब मतलब आ जाए, आपने सही कहा, 140A की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं, ये भी आइन का आर्टिकल है। उसके बाद अगर फेडरल लेवल पे जाएं तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स दे चुका है कि FIA शुड प्रोब असगर खान केस। ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, उसको रद्दी की टोकरी में डाला हुआ है। तो आइन से तो खेलते हैं ये, जिसका जो दिल करता है उसको वो अब आइन खतरे में लग गया उनको। ठीक है वसीम साहब, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब, प्रोग्राम में हमें जोड़ लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।